हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी की एग्ज़ाम डेट आ गई है। 30 अक्टूबर को बीएड विषय का और 28 नवंबर को शिक्षा शास्त्र का पेपर होना निश्चित हुआ है। यद्यपि अभी तक एडमिट कार्ड तो नहीं आए हैं। संशय बना हुआ है कि 30 अक्टूबर को पेपर होगा कि नहीं। फिलहाल हमें पूरी तैयारी के साथ जुटे रहना है। तो दोस्तों, आज इस कड़ी में हम भाग 78वां भाग लेकर आए हैं। इसमें 20 प्रश्न हैं। तो 20 प्रश्नों की श्रृंखला हम प्रस्तुत करें उससे पहले हमें यह उम्मीद है, हमें यह आशा है, हम निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दिया करें। तो दोस्तों, बिना विलंब किए हुए आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला पे। तो आइए देखते हैं आज के हमारे प्रश्न ये रहे। प्रश्न नंबर 1 है, 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये है IIM जम्मू में। आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस ये IIM जम्मू में स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र निकाय स्थापित किया जाएगा। तो कौन सा है स्वतंत्र निकाय जो प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देगा? तो वो है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी यंत्र। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो है इलाहाबाद यानी प्रयागराज। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 पे चलते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो वो है अलीगढ़ में। प्रश्न नंबर 5 है, समूह प्रतिचयन क्लस्टर सैंपलिंग को एक और नाम से जाना जाता है। वो है क्षेत्र प्रतिचयन। क्लस्टर सैंपलिंग को एक और नाम से जाना जाता है, वो है क्षेत्र प्रतिचयन। जैसे जिले के 10 हाई स्कूल के 500 विद्यार्थियों का चयन करते हुए, जिले के 10 हाई स्कूल के 500 विद्यार्थियों का चयन करने हेतु प्रत्येक हाई स्कूल से 50 विद्यार्थी रैंडम सैंपलिंग मेथड से, यह प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। देखिए, क्लस्टर सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। वो कैसे कि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो। जब बहुत बड़ा क्षेत्र से हमको डाटा कलेक्शन करना पड़ता है, जैसे अगर पूरे ज़िले से भी मान लीजिए, तो पूरे ज़िले से 10 स्कूल को अगर हमें चयन करना है, 10 हाई स्कूल को, और 10 हाई स्कूल से 500 विद्यार्थियों का चयन करना है, और सभी से हमें हर हाई स्कूल से 50-50 विद्यार्थी लेना है, तो वो हम रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से ही, लास्ट में हम रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से ही एक स्कूल में जाएंगे, 10 हाई स्कूल में जाएंगे और एक हाई स्कूल में गए तो वहाँ पर 50 विद्यार्थियों का चयन करना है। प्रत्येक हाई स्कूल से 50 विद्यार्थी का। अब 50 विद्यार्थी, मान लीजिए कि वो 50 विद्यार्थी एक स्कूल में
लगभग 200 विद्यार्थी हैं, हमको 50 विद्यार्थी लेना है। तो अब हम कैसे लेंगे? ये रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से हम उसको, या कि टिपिट की अंक पद्धति द्वारा, या कि लॉटरी सिस्टम द्वारा, या कि क्रम विधि द्वारा, जैसा भी होगा उस ढंग से हम करेंगे। तो ये है क्लस्टर सैंपलिंग की बात। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कार्यकारी क्षमता की जांच हेतु किस प्रतिचयन विधि का प्रयोग करेंगे? किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कार्यकारी क्षमता की जांच हेतु, तो यह है क्षेत्र प्रतिचयन, यानी समूह प्रतिचयन, यानी क्लस्टर सैंपलिंग के माध्यम से ही। चूँकि राष्ट्रीयकृत बैंक का करना है तो बहुत बड़े क्षेत्र से करना है, पूरे जिले के बैंक या 2 जिले के बैंक। तो अब उसके माने वही क्लस्टर सैंपलिंग के माध्यम से हम इसका डाटा कलेक्शन करेंगे, और ये सभी क्या है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर है 7। क्रियानिष्ठ शोध का भाव यह है कि क्रियानिष्ठ शोध एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो, वो है क्रियानिष्ठ शोध। जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो, उसे क्रियानिष्ठ शोध कहते हैं। अब है प्रश्न नंबर 8। शोध है। देखो, ये प्रश्न कई बार पूछा भी है, नेट के भी एग्जाम में पूछा है कि शोध क्या है या रिसर्च क्या है। तो उसमें एक विकल्प रहता है बार बार खोज करना। तो बार बार खोज करना नहीं है, किस बुक में भी दिया रहता है। रिसर्च का मतलब री धन सर्च, और असमंजस में पढ़ के उसको बार बार खोज करना या टिक कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो शोध जो है वो किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना है। वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढा जाता है, उसके लिए जो कार्य करते हैं वो है शोध। अब है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह किस शोध का उदाहरण होगा? तो ये है व्यवहारिक शोध। देखिए, फिर एक बार देख लीजिए। यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावी होगा, तब यह किस शोध का उदाहरण होगा? तो वो है व्यवहारिक शोध। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से किस चर को परिमाणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता? किस चर को परिमाणात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता? तो वो है सामाजिक आर्थिक स्तर। सामाजिक आर्थिक स्तर को परिमाणात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वैवाहिक स्थिति को भी परिमाणात्मक, माने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हमने कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं कि कौन से ऐसे चर हैं जिनको हम मात्रात्मक या परिमाणात्मक रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे संख्यात्मक अभिक्षमता है, पेशेवर अभिवृत्ति, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें से किसको
परिमाणात्मक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो अब इसमें पेशेवर अभिवृत्ति जो है इसको हम संख्यात्मक रूप से यानी परिमाणात्मक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं पेशेवर अभिवृत्ति को। तो देखिए, सामाजिक आर्थिक स्तर को भी परिमाणात्मक रूप से हम प्रस्तुत कर सकते हैं, वैवाहिक स्थिति को भी परिमाणात्मक रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डाटा को हम क्वांटिटेटिव में बदल सकते हैं, क्वालिटेटिव में। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो है पेशेवर अभिवृत्ति। प्रश्न नंबर 11 है, सोशियोग्राम तकनीक का प्रयोग किया जाता है मानवीय संबंधों के अध्ययन के लिए। सोशियोग्राम का उपयोग कहाँ किया जाता है? मानवीय संबंधों के अध्ययन के लिए। फिर है दृश्य प्रपंच शास्त्र, फिनोमिनोलॉजी शब्द निम्नलिखित प्रक्रिया से संबंधित है, वो है गुणात्मक शोध। तो ये जो दृश्य प्रपंच शास्त्र है, फिनोमिनोलॉजी है, ये जो है गुणात्मक शोध है, क्वालिटेटिव। प्रश्न नंबर 13 है, एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में कौन प्रासंगिक नहीं है? एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा प्रासंगिक नहीं है? तो वो है वस्तुनिष्ठ अवलोकन। वस्तुनिष्ठ अवलोकन जो है एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ इससे नहीं स्पष्ट कर सकते। जैसे क्रमबद्ध क्रिया है, ये प्रक्रिया के रूप में इसको स्पष्ट कर सकते हैं। प्रयास एवं त्रुटि को भी प्रक्रिया के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। समस्या समाधान की दिशा में भी जब हम कार्य करते हैं तो एक प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन वस्तुनिष्ठ अवलोकन जो है उसको हम प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट माने ये प्रासंगिक नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, चर के प्रकार। तो एक तो मात्रात्मक चर और दूसरा गुणात्मक चर। प्रश्न नंबर 15 है, मात्रात्मक चर के प्रकार। तो मात्रात्मक चर जो है सतत और असतत चर। सतत चर और असतत चर ये मात्रात्मक चर हैं। मात्रात्मक चर के प्रकार हैं ये कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। 16 है, ऐसा चर जिनके संभव मूल्य के इनफाइनाइट नंबर हो। संभव मूल्य के इनफाइनाइट नंबर हो वो है सतत चर। जैसे 1 से अनंत तक और 1 एवं 2 के बीच में भी कई मूल्य हैं। ये क्या है? सतत चर है। ये ऐसा चर जिनके संभव मूल्य के इनफाइनाइट नंबर हों, सतत चर हैं। जैसे 1 से अनंत तक और 1 एवं 2 के बीच में भी कई वैल्यू हैं। 1 एवं 2 के बीच में कई वैल्यू हैं, वह है सतत चर। बुद्धि किस प्रकार का चर है? तो यह है सतत चर, क्योंकि बुद्धि लब्धि को दशमलव में लिखा जा सकता है। जिसको दशमलव में लिखा जा सकता है वो है सतत चर। कुल मिलाकर इस तरह से जान लीजिए कि जिसको हम दशमलव में लिख सकते हैं वो है सतत चर। तो अब है असतत चर। इनमें असतत चर जो है इसमें सभी मूल्य पूर्णांक में होते हैं, पॉइंट में वैल्यू नहीं होती इसमें। जैसे
सतत चर में पॉइंट में वैल्यू होती है, 1 और 2 के बीच में कई चर होते हैं। लेकिन असतत चर जो होगा ये डिस्क्रीट होगा, इसमें जितने वैल्यू होंगे वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 1.2 नहीं होगा इसमें, माने पॉइंट में वैल्यू नहीं होगी, वो है असतत चर। अब है प्रश्न नंबर 19, व्यक्ति की गलतियां। व्यक्ति की गलतियां कैसा चर है? तो ये है असतत चर। गलतियां जो हैं असतत चर हैं। चूंकि गलतियों को पॉइंट में हम नहीं लिख सकते, एक गलती हो सकती है कि 2 गलती, 3 गलती, 4 गलती और 1.2 गलती नहीं हो सकती हैं। परिवार का आकार असतत चर है, डिस्क्रीट वेरिएबल है। चूंकि इसको भी हम परिवार के सदस्यों को 1.2 नहीं लिख सकते हैं, 1 सदस्य या 2 सदस्य या 3 सदस्य, इस ढंग से जिनको हम पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं वो असतत चर है, और जिन्हें हम पॉइंट में लिख सकते हैं वो सतत चर है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको अभी तक हमारे वीडियो को सुनने के लिए। दोस्तों हमारे सभी वीडियो को आपको देखना है। आज ये 78वां है, इसके पहले 77 वीडियोज़ हम लोग यूपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए हमने अपलोड किया हुआ है। सारे वीडियोज़ आप देख लेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।